हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। आज का हमारा इसमें पहला टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें पहला प्रश्न है, कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा। ए स्पुतनिक फर्स्ट, बी चैलेंजर, सी वाइजर, डी अपोलो 12। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई। नासा के अपोलो 11 मिशन ने 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा पर उतारा। अपोलो 12 मानव को उतारने वाला दूसरा मिशन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। ए गगन, बी नेव आईसीएल, सी हाइस आईएस, डी आदित्य एल1। सही आंसर है इसका डी आदित्य एल1। सितंबर 2023 में आईएसआरओ द्वारा प्रक्षेपित आदित्य एल1 को सौर गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लेगमेज बिंदु एल के चारों ओर एक हैलो कक्ष में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस ओर हुई थी। ए 1997, बी 1962, सी 1969, डी 1975। से आंसर है इसका बी 1962। हमारे ब्रह्मा अंतरिक्ष में तारे, ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, धूल और गैसें व्याप्त है। इन वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना ही अंतरिक्ष अन्वेषण कहलाता है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरू हुआ, जब सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। ए 15 अगस्त 1969, बी 15 अगस्त 1972, सी 5 सितंबर 1963, डी 1 जनवरी 1975। सही आंसर है इसका ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को जनक माना जाता है। उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना। पूर्ववर्ती संस्थान इसे इंस्कोपेयर 1962 में स्थापित की गई। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी रोहिणी, डी इनसेट। से आंसर इसका ए आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। लॉन्च की तारीख थी 19 अप्रैल 1975। निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। प्रेक्षण यान श्वेतशंका कॉस्मोस 3M रॉकेट। नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए चंद्रमा पर पानी की खोज, बी चंद्रमा की सतह का मानचित्रण, सी चंद्रमा पर मानव भेजना, डी सूर्य का अध्ययन। सी आंसर इसका ए। चंद्रयान ने 2008 का प्रथम प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा के सतह का त्रिआयामी 3D एटलस तैयार करना और उसे स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ रासायनिक खनिज मानचित्रण करना था। साथ ही चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता लगाना भी इसके मुख्य लक्ष्य में शामिल था। अगला प्रश्न है, मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ था। ए 2013 में, बी 2014 में, सी 2016 में, डी 2019 में। आंसर इसका ए। मंगलयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट, यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना है जिसका उद्देश्य अंतरग्रही अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक डिजाइन, योजना, प्रबंधन और संचालन को विकसित करना है। अगला प्रश्न है, PSLV का पूरा नाम क्या है। ए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, बी भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान, सी उपग्रह प्रक्षेपण यान, डी संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। से आंसर इसका ए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक विश्वसनीय तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। इसके मुख्य रूप से ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन का संबंध किससे है। ए चंद्रमा मिशन, बी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान, सी मंगलयान, डी सूर्य मिशन। सी आंसर इसका बी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान। गगनयान मिशन का संबंध मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान से है। उद्देश्य, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली परत लियो में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। प्रशिक्षण, इसके लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों का चयन किया, जिसमें व्योमनाट नाम दिया गया। व्योममित्र।
इसरो इस मिशन के तहत एक ह्यूमनॉइड रोबोट मित्र को भी अंतरिक्ष में भेजेगा। लॉन्च वाल, इसे इसरो ने LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पहला प्रश्न, आदित्य L1 का मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए चंद्रमा का अध्ययन, बी सूर्य का अध्ययन, सी मंगल की सतह का अध्ययन, डी शुक्र ग्रह का अध्ययन। सी आंसर इसका बी सूर्य का कोरोना अध्ययन। आदित्य L1 का मिशन मुख्य लक्ष्य सूर्य का कोरोना अध्ययन है। यह भारत का पहला सौर मिशन है जो सूर्य के बाहरी वातावरण, प्रकाश मंडल और क्रोनोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए गठित है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की गतिविधि और सौर विकिरण का अंतरिक्ष मौसम पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन करना है। इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लिंग बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भुवन पोर्टल किससे संबंधित है? ए मौसम पूर्वानुमान, बी इसरो का जियो पोर्टल 3D इमेजिंग, सी उपग्रह संचार, डी रॉकेट लॉन्च। सही आंसर है इसका बी। भुवन पोर्टल एक वो जिससे यूजर सैटेलाइट है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिससे गूगल मैप्स में भारतीय संस्करण के रूप में जाना जाता है। भुवन पोर्टल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के उपयोगकर्ता पृथ्वी की सतह से 2D 3D प्रतिनिधित्व को ब्राउजर कर सकते हैं, अर्थात भुवन पोर्टल इसरो का जियो पोर्टल 3D इमेजिंग पोर्टल है। अगला प्रश्न है, स्टेट सीरीज उपग्रह मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी होते हैं? ए संचार और मौसम निगरानी, बी केवल सैन्य उपग्रह, सी चंद्रयान अध्ययन, बी मंगलयान मिशन। सही आंसर इसका ए संचार और मौसम निगरानी। इनसेट सीरीज उपग्रह भू-स्थिर उपग्रहों का एक समूह है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रदान करते हैं। इनसेट उपग्रह दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने, टेलीविजन और रेडियो प्रसारण को सक्षम बनाने और विभिन्न संचारण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए श्रीहरिकोटा, बी तिरुवनंतपुरम, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। सी आंसर इसका बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित तथा इसरो का एक मुख्य केंद्र है जो प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा विकास के लिए जिम्मेदार है। पहला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। सी आंसर इसका ए आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है 2026 तक? ए PSLV, बी GSLV MK3, सी SSLV, डी RLV TD। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है GSLV MK3। GSLV MK3 का वजन 3423 किलोग्राम है और यह भारत का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है। पहला प्रश्न है, स्पेस डॉकिंग प्रयोग मिशन का उद्देश्य क्या है? ए 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ना, बी चंद्रमा पर लैंडिंग, सी सूर्य का अध्ययन, डी पृथ्वी का अवलोकन। आंसर इसका ए स्पेस डॉकिंग मिशन प्रयोग का उद्देश्य 2 अंतरिक्ष यानों का उपग्रह मानवयुक्त या मानव रहित को एक दूसरे के साथ भौतिक रूप से जोड़ा जाता है। स्पेस डॉकिंग में अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान या कृत्रिम उपग्रह समय अपनी कक्षा और गति में बदलाव करके दूसरे अंतरिक्ष यान या कृत्रिम उपग्रह अथवा अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ता है। अगला प्रश्न है, कुलशेखपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह किस राज्य में बनाया जा रहा है? ए अंतरिक्ष आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, डी कर्नाटक में। से आंसर इसका बी तमिलनाडु। भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़े कदम के रूप में इसरो ने घोषणा की तमिलनाडु के तूतीकोरन जिले में कुलशेखपट्टिनम में बन रहा नया प्रशिक्षण केंद्र दिसंबर 2026 तक पूरी तरह संचालित हो जाएगा। यह भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह होगा जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ कार्य करेगा और मुख्य रूप से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रशिक्षण के लिए समर्पित होगा। यह परिसर 2300 एकड़ भूमि में बन रहा है। इस अंतरिक्ष केंद्र में प्रतिवर्ष लगभग 25 प्रशिक्षण होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रशिक्षण, डेटा प्रसारण और निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है? ए विकास और शैक्षणिक संचार, बी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, सी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, डी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। से आंसर इसका बी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपग्रह डेटा अधिग्रहण, प्रशिक्षण, डेटा प्रसारण और निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। यह बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए डेटा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निसार उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ए PSLV,
बी GSLV F-16, सी आर्जियंस वी, डी GSLV Mark 3। सी आंसर है इसका बी। निसार उपग्रह इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इसरो के अनुसार GSLV F-16 रॉकेट द्वारा निसार उपग्रह को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट ने लगभग 19 मिनट में लगभग 745 किलोमीटर की उड़ान के बाद सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को चित सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा SSPO में स्थापित किया। इस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण पृथ्वी अवलोकन मिशनों के अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होना, क्योंकि इसकी दोहरी रडार क्षमता L बैंड और S बैंड प्रणाली क्रोस्फियर परिस्थिति तंत्र और ठोस पृथ्वी के बारे में सटीक डेटा प्रदान करना है। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? ए अंगद प्रताप, बी प्रशांत नायर, सी शुभांशु शुक्ला, डी अजीत कृष्ण ने। सही आंसर इसका सी। भारत के लिए 26 जून 2025 को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन बन गया, जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखा। इसके साथ ही वह पहले भारत बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे और 41 साल बाद किसी भारतीय ने अंतरिक्ष में यात्रा की। इससे पहले 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत संघ सोयुज T-11 अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। शुभांशु शुक्ला ओम स्पेस के प्राइवेट मिशन के तहत अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ग्रेस में सवार होकर अंतरिक्ष में पहुंचा। यह उड़ान अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च हुआ। गौरतलब है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारत के दूसरे नागरिक हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाया जाएगा? ए हरिकोटा, बी थुम्बा, सी चंद्रपुर, डी तिरुवनंतपुरम। सी आंसर है इसका ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 3,984.86 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसे अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस लॉन्च पैड को इस तरह के डिजाइन किया जाएगा कि इससे भविष्य में भारत के मानवयुक्त चंद्र मिशन को लॉन्च की भी सुविधा हो। अगला प्रश्न है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए DRDO और HAL, बी इसरो SCL, सी बार्क और IIT, डी TCS और इन्फोसिस। आंसर इसका बी इसरो और SCL। मार्च 2025 में बेंगलोर कर्नाटक स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और चंडीगढ़ पंजाब स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 2 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32-1 और कल्पना 32-1 का पहली बार उत्पादन किया। माइक्रो प्रोसेसर को इसरो के तिरुवनंतपुरम केरल स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने SLV के साथ साझेदारी में डिजाइन और विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, 16 स्पेस डेक्स का क्या अर्थ है? ए स्पेस टाइम डिफेंडिंग डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, सी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, सी सैटेलाइट डॉकिंग एक्सप्लोरेशन, डी स्पेस डॉक्यूमेंटिंग डायमिनिक एक्सपेरिमेंट। से आंसर इसका ए। स्पारडेक्स का अर्थ स्पेस टाइम डिपेंडिंग डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। यह इसरो द्वारा संचालित एक ऐतिहासिक मिशन है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को आपस में जोड़ने और अलग करने की तकनीकी का प्रदर्शन करना है। गौरतलब है कि इसरो ने HDX-1 केसर और HDX-2 टारगेट नाम के 2 सैटेलाइट को 30 दिसंबर 2024 को PSLV C1660 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इसके बाद 16 जनवरी 2025 को इसरो ने इन दोनों सैटेलाइट को सफलतापूर्वक आपस में जोड़ा दिया, जिससे भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया। यह तकनीकी हासिल की। फिर 13 मार्च 2025 को इसरो ने इन दोनों सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अलग कर दिया, जिससे साबित हो कि भारत जटिल अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक संपादित कर सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ स्थित है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी हरिकोटा, डी अहमदाबाद। से आंसर इसका बी हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रशिक्षण, डेटा प्रसारण और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य कार्यालय हैदराबाद के बालानगर में है और डेटा अधिग्रहण के केंद्र सादनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला
अंतर्ग्रहीय इंटरप्लेनेटरी मिशन क्या है? ए मंगल ग्रह, बी एस्ट्रोसेट, सी RIST-1, डी चंद्रयान-1। मंगलयान, जिसे मंगल मिशन भी कहते हैं, भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन शिखर अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भारत से लॉन्च किया गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने वाला चौथा अंतरिक्ष मिशन बन गया। अगला प्रश्न है, पहला शैक्षणिक उपग्रह इसरो द्वारा डैश वर्ष में छोड़ा गया था। ए मैटसैट 2010, ईडसैट 2006, जीसैट 2010, ईडूसैट 2004। सही आंसर है इसका डी। ईडूसैट GST-3 का पहला शैक्षणिक उपग्रह था, जिन्हें इसरो द्वारा विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा के लिए 2004 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह था। ए चंद्रयान-1, बी IRS-1A, सी INSAT-1A, डी आर्यभट्ट। सही आंसर है इसका ए डी। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। यह भारत का पहला स्पेस मिशन था, जिसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। यह पूरी तरह से भारत के डिजाइन और विकसित किया गया और 19 अप्रैल 1975 को वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन कमिटी से कॉस्मोस-3 के रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात है? ए डॉक्टर सतीश धवन, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सही आंसर इसका बी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की, जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1952 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? ए 20 अगस्त, बी 23 अगस्त, सी 25 अगस्त, डी 27 अगस्त। से आंसर इसका बी। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। अगला प्रश्न है, GPS प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? ए मौसम पूर्वानुमान, बी नेविगेशन और स्थिति का पता लगाना, सी उपग्रह इमेजिंग, डी अंतरिक्ष अन्वेषण। सही आंसर है इसका बी। इसका है नेविगेशन और भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इन उपग्रह पर आधारित तकनीकें हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है? ए चंद्रयान, बी मंगलयान, सी आदित्य-11, डी अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम स्पेस शटल। डी। इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य-1 जैसे मिशन लॉन्च किए। अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम नासा का है, न कि इसरो का। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो का संक्रियात्मक हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा था? ए GSLV Mk3, बी GSLV, सी LV-M3 M4, GSLV Mk2। से आंसर इसका सी। चंद्रयान मिशन 3 को इसरो ने SLV-M3 M4 राकेश द्वारा प्रक्षेपित किया था। यह भारत का संक्रियात्मक हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जो भारी उपग्रहों और मिशनों के लिए उपयोग है। इस रॉकेट को पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जाना जाता है, भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गतिविधि बिंदु L1 की यात्रा कर प्रारंभ की थी। ए नवंबर 7, 2023, दिसंबर 1, 2023, जनवरी 25, 2024, सितंबर 2, 2023। आंसर इसका डी, सितंबर 2, 2023। इसरो द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-11 को 2 सितंबर 2023 को सूर्य पृथ्वी के लेग्रेजियन बिंदु L1 की यात्रा प्रारंभ की। इसका उद्देश्य सौर गतिविधियों का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष कहाँ स्थित है? ए तिरुवनंतपुरम, बी श्रीहरिकोटा, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। से आंसर इसका ए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न,
वह कृषि में उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति फिक्स्ड पोजीशन में दिया जाता है। ए भूस्थितिक उपग्रह, बी नॉन पोलर उपग्रह, सी पोलर उपग्रह, डी दूरस्थ उपग्रह। सही आंसर इसका ए। भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी के एक स्थान में स्थित दिखाई देता है क्योंकि इसकी घूर्णन कक्षा पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप होती है। पृथ्वी की सतह के भूस्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। भूस्थिर से कक्षा एक वर्ताकार कक्षा होती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन सा था? ए सुनीता विलियम, बी यूरी गार्गिन, सी नील आर्मस्ट्रांग, डी बज एल्ड्रिन। सही आंसर इसका सी नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान का चालक दल 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था। 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 के चंद्र मॉड्यूल से उतरकर चंद्रमा की सतह पर उतरे। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST 2007 कहाँ पर स्थापित किया गया था? ए जोधपुर, बी चेन्नई, सी तिरुवनंतपुरम, डी विशाखापट्टनम। सही आंसर है इसका सी तिरुवनंतपुरम। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST एशिया का पहला अंतरिक्ष विज्ञान विश्वविद्यालय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 2007 में तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर सेकंड के अधिक वेग से पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंका जाता तो वस्तु ए पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, बी चंद्रमा के चारों चक्कर लगाएगी, सी अंतरिक्ष में चली जाएगी, डी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगी। सही आंसर है इसका डी सी अंतरिक्ष में चली जाएगी। किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर सेकंड पृथ्वी के पलायन वेग से अधिक वेग से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर अंतरिक्ष में चली जाएगी और वह कभी वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वर्ष में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी? ए 1952, बी 1962, सी 1969, डी 1972। सही आंसर इसका सी 1969 में, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता पर 1922 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन कर इसरो का संगठन 15 अगस्त 1969 में किया गया। अगला प्रश्न, भूस्थिर उपग्रह की स्थापना पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर की दूरी पर की जाती है? ए 75,990, बी 26,000, सी 36,000, डी 55,690। सही आंसर है इसका सी 36,000, जिससे पृथ्वी के घूर्णन के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को अंतरिक्ष में ले जाएगा और वह अंतरिक्ष में 3 दिनों के लिए रहेगा। ए भास्कर 3, बी NISAR, सी गगनयान, डी स्पेसएक्स। सही आंसर इसका सी गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसके तहत एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे। गगनयान मुख्यतः 3 दिनों का मिशन होगा जिसके तहत एस्ट्रोनॉट के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिसकी वापसी के दौरान ओलंपिक अंतरिक्ष यान में मृत्यु हुई थी? ए रितु करिदल, बी श्रीधर बांदे, सी कल्पना चावला, डी सुनीता विलियम्स। सही आंसर है इसका सी कल्पना चावला। 17 मार्च 1962 1 फरवरी 2023 का जन्म भारत के करनाल में होता। वह पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिक उड़ान में STL 87 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, नासा के रिसेप्शन लॉबी में लगाए गए चित्र में किस भारतीय राजा को दर्शाया गया है? ए कृष्णदेव राजे को, बी महाराजा अशोक को, सी टीपू सुल्तान को, डी महाराजा अकबर को। सही आंसर है इसका सी टीपू सुल्तान। नासा की रिसेप्शन लॉबी में टीपू सुल्तान का चित्र प्रदर्शित है। टीपू सुल्तान को उनके नवोन्मेष और रॉकेट तकनीकी से विकास में योगदान में के लिए सम्मानित किया गया जो आधुनिक रॉकेट विज्ञान का एक आधार था। अगला प्रश्न, नासा का मुख्यालय किस शहर में है? ए कैलिफोर्निया, बी हैम्पटन, सी वाशिंगटन DC। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। यह अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार संस्थान है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने अगस्त 2004 में
2024 में भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी स्पेस जोन इंडिया, डी टाटा ग्रुप। सही आंसर है इसका सी स्पेस जोन इंडिया। 24 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला रिज्यूलेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया। इस रॉकेट को लॉन्चिंग चेन्नई के तिरुवनंतपुरम में मोबाइल लॉन्चर के जरिए हुई। 50 पिको उपग्रह और 3 क्यूब उपग्रह को लेकर इन रॉकेट को मोबाइल ट्रेनिटी का इस्तेमाल कर प्रेषित किया गया। इन रॉकेटों के लगभग 35 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी और यह कई प्रकार के बाद कुछ ही क्षणों के भीतर वापस लौट आएगा। अगला प्रश्न, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जो हाल ही में जुलाई 2024 में सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु 1 के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला मिशन बन गया। ए एक्सपोसैट, बी आदित्य 11, सी वेगन 1, डी एस्ट्रोफेट। सही आंसर है इसका बी आदित्य 11। 2 जुलाई 2024 को आदित्य 11 अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु एल के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला मिशन बन गया। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी 2024 को इसने अपनी लंबित हेलो कक्षा में स्थापित किया। हेलो कक्षा में आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। इन सेट का पूरा नाम क्या है? ए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, बी भारतीय संचार और प्रसारण प्रणाली, सी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन, डी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान। सही आंसर है इसका ए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश के दूरसंचार प्रसारण मौसम विज्ञान खोज व बचाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित उपग्रहों की एक श्रृंखला है। पहला प्रश्न, निम्न में कौन सा संचार उपग्रह द्वारा उपयोग की जाने वाली कक्षा का एक प्रकार से जो उन्हें पृथ्वी की सतह के सापेक्ष एक निश्चित दिशा में रहने का अनुमति देता है? ए निम्न परिधीय कक्षा, बी भूस्थितिक कक्षा, सी ध्रुवीय कक्षा, डी सूर्य समकालिक कक्षा। सही आंसर है इसका बी भूस्थितिक कक्षा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 35,785 किलोमीटर 22,236 मील ऊपर एक वर्ताकार कक्षा होती है। इसे भूसमकालिक भूमध्य रेखा कक्षा भी कहते हैं। इस कक्षा में उपग्रह की परिक्रमा अवधि पृथ्वी के घूर्णन की अवधि के बराबर होती है, यानी कि उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही गति करता है। इस वजह से भूस्थितिक कक्षा में मौजूद उपग्रह पृथ्वी के घर्षण में मेल खाते हैं। पृथ्वी की सतह से देखने पर भूस्थितिक कक्षा में मौजूदा उपग्रह हमेशा स्थिर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहता है? ए विक्रम, बी भीम, सी प्रज्ञान, डी ध्रुव। सही आंसर है इसका सी प्रज्ञान। चंद्रयान 3 मिशन को इसरो के 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया। चंद्रयान 3 मिशन 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का नाम मनोवर्ती चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगला प्रश्न है, मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाले भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? ए व्योमनेट, बी शक्ति, सी गगनयान, डी नाविक। सही आंसर है इसका सी गगनयान। गगनयान मिशन के साथ भारत के अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षी नई ऊंचाई पर पहुंच रही है, जो मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साहसिक प्रयास 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दल को पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर 250 मील की कक्षा में लॉन्च करने की योजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न, इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पानी की बर्फ को खोजा? ए चंद्रयान 1, बी मंगलयान, सी गगनयान, डी आदित्य L1। सही आंसर है इसका ए चंद्रयान। भारत का ऐतिहासिक चंद्रयान 1 मिशन एक एकल यात्री नहीं बल्कि इसरो गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की साहसिक शुरुआत को चिन्हित किया गया। इसमें नासा के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग भी शामिल है, जिसने एक अभूतपूर्व खोज का मार्ग प्रशस्त किया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा के महत्वाकांक्षाओं ने चंद्रमा पर अपने पहले मिशन चंद्रयान के साथ एक महत्वाकांक्षी योजना पर शुरू किया। चंद्रयान मिशन अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया और अगस्त 2009 तक परिचालन में रहा। इस महत्वाकांक्षी प्रयास के अंतरिक्ष इनोवेशन ने भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट किस तारीख को लैंड किया? ए 14 जुलाई 2023, बी 5 अगस्त 2023, सी 23 अगस्त 2023, डी 7 सितंबर 2023। आंसर इसका सी। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मिशन है और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान ने श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा निर्भुत रूप से प्रवेश किया। ऐतिहासिक क्षण तब सामने
आज जब लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग की। प्रधानमंत्री की घोषणा की 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान उतरे उसका नाम शिव शक्ति बिंदु रखा जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान मिशन जैसे भारी पेलोड के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपग्रह उपयोग किया जाता है? ए GSLV Mk3, बी GSLV Mk2, सी LVM-3, डी जियोसिंक्रो सैटेलाइट लॉन्च। कौन से आंसर इसका सी। इसरो का शक्तिशाली LVM-3 लॉन्च 3 चरणों वाला विशाल 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को दूर की कक्षाओं में ले जा सकता है, जिससे यह भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए गेम चेंजर बन जाएगा। जियोसिंक्रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK LVM-3 को GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा एक आदित्य 11 मिशन से संबंधित नहीं कथन नहीं है? ए आदित्य 11 को PSLV C-57 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। बी आदित्य 11 इसरो का पहला खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी का मिशन है। सी अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लेग्रेंजियन बिंदु के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। डी अंतरिक्ष यान पर कुल 7 पेलोड स्थापित किए जाएंगे। सही आंसर इसका बी। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सौर मिशन आदित्य 11 को PSLV C-57 रॉकेट को प्रक्षेपित किया। आदित्य 11 मुख्यतः 1.5 मिलियन किलोमीटर की पर्याप्त दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य 11 इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन भी है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? ए GSLV, बी ASLV, सी PSLV, डी SALV। आंसर इसका ए GSLV। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 पे हुई थी। चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्चर GSLV Mk3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरने के बाद भारत चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर जिस जगह विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान उतरते उस स्थान को क्या कहा? ए शिव शक्ति बिंदु, बी भारत बिंदु, सी तिरंगा बिंदु, डी बिंदु। से आंसर इसका ए। इसे कहा गया है शिव शक्ति बिंदु। जिस जगह पर चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश होता है उसे तिरंगा बिंदु के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न, संचार उपग्रह के लिए सामान्य उपयोग में ली जाने वाली कक्षा कौन सी होती है? ए ध्रुवीय कक्षा, बी सौर तुल्यकालिक कक्षा, डी सी भूतुल्यकालिक कक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। से आंसर इसका सी भूतुल्यकालिक कक्षा एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जो पृथ्वी के चारों ओर लगभग 36 किलोमीटर पर स्थित है। इस कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के समान ही 24 घंटे परिक्रम करता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है। भूतुल्यकालिक कक्षा का उपयोग उन उपग्रहों द्वारा किया जाएगा जिनमें दूरसंचार उपयोग हेतु पृथ्वी से देखने के ऊपर लगातार एक विशेष स्थान के रहने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें जिससे उसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षाओं में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। ए गगनयान, बी आकाशयान, सी चंद्रयान, डी अंतरिक्षयान। सही आंसर है ए गगनयान। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षाओं के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। भारत सरकार ने गगनयान परियोजना के अंतर्गत 2 मानव रहित मिशन की और 1 मानव युक्त मिशन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, भारत में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 1970, बी 1985, सी 1975, डी 1980। से आंसर इसका सी 1975 में भारत ने अपना पहला प्रयोगात्मक उपग्रह आर्यभट्ट रूस के सहयोग से बेकानून अंतरिक्ष यान में इंटरकॉस्मिक परीक्षण यान द्वारा लॉन्च किया गया था। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। इस अभियान के 3 प्रमुख थे: लक्ष्य वायु प्रयोग विज्ञान, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलीय प्रयोग। यह भारत की महान उपलब्धि थी। वास्तव में भारत द्वारा प्रक्षेपित दूसरा उपग्रह था। अब हमारा अगला टॉपिक रक्षा प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत के विज्ञान में प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडियाज
साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी। इसका पहला प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ए 1958, बी 1962, सी 1947, डी 1971। सही आंसर है इसका ए। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय तथा रक्षा विकास संगठन का संयोजन करने के लिए की थी। डीआरडीओ भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान व विकास विभाग है। आरंभ में डीआरडीओ के पास 10 प्रयोगशाला थी। वर्तमान में यह 41 प्रयोगशाला और 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला का संचालन करता है। अगला प्रश्न, एकीकृत निदेशक मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया? ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी वीएस अरुणाचलम, सी डॉक्टर और चिदम्बरम, डी डॉक्टर सतीश धवन। सही आंसर इसका ए। एकीकृत निदेशक मिसाइल विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा एक मुख्य कारण जिसे 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया था। उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। विकसित समझे, इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलों का विकास किया गया। मिसाइल मैन, इस योगदान के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की है? ए सतह से सतह, बी सतह से हवा, सी सतह से हवा, हवा से हवा, डी एंटी टैंक। सही आंसर इसका ए। पृथ्वी मिसाइल एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया, जो मुख्य रूप से जमीन पर लक्ष्यों को भेजने के लिए डिजाइन की गई। ए प्रकार सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। श्रेणी, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता के लगभग कितनी है? ए 700 से 800 किलोमीटर, बी 2000 से 3000 किलोमीटर, सी 5000 प्लस, डी 150 किलोमीटर। से आंसर है सी 5000 प्लस। अग्नि 5 भारत की एक लंबी दूरी की मिसाइल परमाणु सक्षम अंतर्माध्यवीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे पूरे एशिया और यूरोप में कुछ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। कुछ रिपोर्टों में इसकी रेंज 5500 से 8000 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है। अगला प्रश्न, तेजस लड़ाकू विमान का विकास किस संस्था ने किया था? ए डीआरडीओ या एचएएल, बी इसरो, सी बार्क, डी बेल। सी आंसर इसका ए। तेजस लड़ाकू विमान का विकास डीआरडीओ और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किया। डिजाइन व अमली विकास एजेंसी एडीए, डीआरडीओ, निर्माण उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। यह एक स्वदेशी हल्का सिंगल इंजन और फोर्स 5 पीडी का मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न, ब्रोंज मिसाइल भारत और किस देशों की संयुक्त परियोजना है? ए रूस, बी फ्रांस, सी इजराइल, डी अमेरिका। सही आंसर है इसका ए रूस। ब्रोंज मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के रूस के एनपीओ मिसोनो एस्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी को ब्रोंज एरोस्पेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ब्रोंज नामक भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम से मिलकर बना है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। अगला प्रश्न, नाग मिसाइल किसके विरुद्ध विकसित की गई? ए टैंक, बी विमान, सी जहाज, डी बैलिस्टिक मिसाइल। सही आंसर इसका ए नाग। नाग मिसाइल टैंक के विरुद्ध विकसित की गई है। एक तीसरी पीढ़ी की स्वदेश फायर एंड फॉरगेट दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है। उद्देश्य दुश्मन को भारी बंदरगाह टैंकों को नष्ट करना है। निर्माता डीआरडीओ द्वारा विकसित और भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा निर्मित। विशेषता, इसमें इमेजिंग इंटरफ्रेट शिखर तकनीकी का प्रयोग किया गया, जो दिन और रात दोनों समय स्टिक हमला करते हैं। संस्करण, इसके हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण को हेलिना और भू आधारित संस्करण नामिका नाम कहा जाता है। अगला प्रश्न, अर्जुन टैंक का विकास किसने किया? ए डीआरडीओ ने, बी आयुध कारखाना बोर्ड ने, सी एचएएल, डी बीडीएल ने। आंसर इसका ए अर्जुन टैंक का विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने इसे भारत सेना के लिए विकसित किया गया। अर्जुन एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। पिनाका क्या है? ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बी बैलिस्टिक मिसाइल, सी लड़ाकू विमान, डी पनडुब्बी। से आंसर इसका ए। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो भारत सेना के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। एक स्वदेशी उन्नत तोप खाना प्रणाली है, जो 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकती है। अगला प्रश्न है, आकाश मिसाइल किस प्रकार की होती है? ए सतह से हवा, बी सतह से सतह, सी हवा से हवा, डी एंटीशिप। से आंसर इसका ए सतह से हवा। आकाश मिसाइल सतह से हवा सरफेस टू एयर मिसाइल
से मार करने वाली मिसाइल है। यह प्रकार एक प्रकार की से कम मध्य दूरी की स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लक्ष्य है यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को हवा में मार करने की सक्षम है। मारक क्षमता, इसकी मारक क्षमता लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। उन्नत संस्करण आकाश NG 70-80 किलोमीटर तक है। गति है 2.5 मेक की गति से हमला करते हुए विकास इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? ए INS अरिहंत, बी INS विक्रांत, सी INS विराट, डी INS कलवरी। सही आंसर इसका ए। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। यह 6000 टन वजनी अरिहंत श्रेणी की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे अगस्त 2016 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। वह विशाखापट्टनम में निर्मित था। INS अरिहंत स्वदेशी रूप से विकसित पहली परमाणु पनडुब्बी है। संचालन यह 83 MW के प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर द्वारा संचालित है। विशेषता यह भारत की परमाणु क्षमता को समुद्र के नीचे से मजबूत करती है। न्यूक्लियर ट्रायल। अगला प्रश्न है, त्रिशूल मिसाइल का विकास IGM-DP के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार यह मिसाइल है। ए सतह से हवा, बी सतह से सतह, सी एंटी टैंक, डी क्रूज। से आंसर इसका ए सतह से हवा। त्रिशूल मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह एक त्वरित प्रक्रिया कम दूरी वाली मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया है। इसका उपयोग सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा कम ऊंचाई वाले आने वाले दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से एक त्रिसेवा मिसाइल प्रणाली है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 9 से 12 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, राफेल लड़ाकू विमान भारत के किस देश से खरीदा गया है? ए फ्रांस से, बी रूस से, सी अमेरिका से, डी ब्रिटेन से। आंसर इसका ए फ्रांस से। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे है। भारत ने फ्रांस की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी दसालू एविएशन के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 59,000 करोड़ का समझौता सितंबर 2016 में किया था। अप्रैल 2025 में भारत ने 26 और राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ $7.4 मिलियन का समझौता किया है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी पुणे। से आंसर इसका ए नई दिल्ली। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पता डीआरडीओ भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली 110011। स्थापना 1958। अगला प्रश्न, नेहरू मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल, बी हाइपरसोनिक, सी बैलिस्टिक, डी एंटी टैंक। सही आंसर इसका ए। नेहरू मिसाइल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। प्रकार, यह भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्वनि से गति कम। इसकी लगभग 8,000 से 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। हमारी क्षमता, यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर दुश्मन के रडार पर पहुंचने में माहिर है। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा था? है ए तेजस, बी सूर्यग्रहण, सी धनुष, डी रुद्र। सही आंसर इसका ए। भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। तेजस LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का सिंगल इंजन मल्टी रोड हल्का लड़ाकू विमान है। निर्माता इसे एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा भारतीय वायु सेना के लिए विकसित किया गया। विशेषता, यह अपनी श्रेणी में सबसे हल्का और सबसे छोटा सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न है, अस्त्र मिसाइल किसे कहते हैं? हवा से हवा, सतह से हवा, एंटीशिप और डी है बैलिस्टिक। से आंसर इसका ए। अस्त्र मिसाइल मुख्य रूप से हवा से हवा में मार करने की मिसाइल है। यह भारत की पहली स्वदेशी सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उद्देश्य इसे सुखोई 3 तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में दुश्मन की विमानों को मार गिरने के लिए डिजाइन किया गया। निर्माता इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा। मारक क्षमता, अस्त्र मार्क 1 की रेंज 100 किलोमीटर से दी गई है, जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? ए स्टील फ्रिगेटन, बी डीजल इलेक्ट्रिकल पनडुब्बियां, सी एयरक्राफ्ट कैरियर, डी बैलिस्टिक मिसाइल। से आंसर इसका बी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां। प्रोजेक्ट 75 इंडिया भारतीय नौसेना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजना है, जो स्वदेश तकनीक से चयनित आधुनिक डीजल इलेक्ट्रो अटैक पनडुब्बियां हैं के निर्माण संबंध है। इस परियोजना के तहत इस पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, आधुनिक हथियार, सेंसर और मिसाइल जैसे
ब्रह्म शामिल है जो भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता को अनुपूरक मजबूती प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, रुद्रम मिसाइल किसके लिए विकसित की गई? ए एंटी रेडिएशन रडार दमन हेतु, बी एंटी टैंक हेतु, सी क्रूज मिसाइल, डी बैलिस्टिक मिसाइल। से आंसर इसका ए। रुद्रम मिसाइल मुख्य रूप से भारतीय सेना के लेह यार्ड द्वारा विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युद्ध के दौरान दुश्मन के रडार, संचार साइटें और अन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन लक्ष्यों को नष्ट करना है, जिससे उसकी वायु रक्षा प्रणाली को कमजोर किया जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, S-400 मिसाइल सिस्टम भारत के किस देश से प्राप्त किया जाता है? ए रूस, बी इजराइल, सी अमेरिका, डी फ्रांस। से आंसर इसका ए। रूस। S-400 मिसाइल प्रणाली भारत की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत के लिए एक महत्वपूर्ण एयर डिफेंस प्रणाली है। भारत के रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली प्राप्त की है। भारत ने अक्टूबर 2018 को लगभग $5 मिलियन लगभग 400 करोड़ की डील के तहत रूस के साथ यह समझौता किया। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा विकसित MPATG का पूर्ण नाम क्या है? ए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल, बी मल्टीपर्पज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सी मीडियम रेंज एंटी टैंक मिसाइल, डी मोबाइल पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। से आंसर इसका ए। इसका है, हाँ ये है इसका ए, मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह एक तीसरी पीढ़ी का एयर फायर एंड फॉरगेट दागो और भूल जाओ टैंक टोली मिसाइल है। इसे विशेष रूप से पैदल सेना के सैनिकों द्वारा कंधे पर दागने के लिए विकसित किया गया। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक और बंदरखस्त वाहनों को टॉप अटैक मोड में नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न, विक्रांत भारत का क्या है? एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, बी पनडुब्बी, सी लड़ाकू विमान, डी मिसाइल। से आंसर इसका ए। विक्रांत भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान पोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया था। इसे सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह 45,000 टन की मारक क्षमता वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। अगला प्रश्न, भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में फायर एंड फॉरगेट क्षमता वाली प्रमुख मिसाइल कौन सी है? ए नाग, बी अग्नि, बी पृथ्वी, सी अग्नि, डी आकाश। से आंसर इसका ए नाग। भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी फायर एंड फॉरगेटन क्षमता वाली प्रमुख मिसाइल नाग है। यह एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे एक बार दागने के बाद लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी बाहरी मार्गदर्शन या अपडेटर की अच्छी आवश्यकता नहीं होती है। नागा मिसाइल की प्रमुख विशेषता, ए तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बी क्षमता फायर एंड फॉरगेट अर्थात दागने के बाद भूल जाओ, मारक क्षमता लगभग 4 से 10 किलोमीटर, डी उद्देश्य दुश्मन के युद्धक टैंक को नष्ट करना। अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आयाम कम करना और स्वदेशी उत्पादन करना, बी केवल निर्यात बढ़ाना, सी विदेशी कंपनियों का मुक्त करना, डी बजट घटाना। से आंसर इसका ए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य आयात को कम करना और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा है। इस पहल के प्रमुख बिंदु है, पहला बिंदु है आयात पर निर्भरता को कम करना। भारत रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम करना चाहता है। फिर अगला पॉइंट, स्वदेशी उत्पादन। इसका उद्देश्य देश के भीतर ही हथियारों और उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्मों का विकास और उत्पादन करना। फिर रक्षा निर्यात, स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देकर रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना। वैश्विक निर्माण केंद्र को भारत को रक्षा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना। अगला प्रश्न है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया गया? ए भारत, बी चीन, सी यूएसए, डी जापान। से आंसर इसका ए। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अमेरिका द्वारा विकसित एक हल्का रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। यह क्षेत्र में तेजी से प्रतिक्रिया देने और उस स्थिरता के साथ टारगेट को निशाना करने के लिए बनाया गया है। नहीं, सी है इसका, यूएसए। इसमें ऑप्शन दे रखा। अगला प्रश्न, हेमर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ए सतह से सतह पर मार करने वाली, बी हवा से हवा में मार करने वाली, सी मध्य दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली, डी बैलिस्टिक मिसाइल। से आंसर इसका सी। हिमर मिसाइल मध्य दूरी से हवा की सतह पर मार करने वाली गाइडेड मिसाइल है जो राफेल लड़ाकू विमानों का प्रमुख हथियार में रहती है। हिमर का अर्थ हाई एलिजा मॉड्यूल म्यूनिशन एक्सटेंड रेंज है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए धनुष पृथ्वी मिसाइल का रूप है जो जहाज से छोड़ी जाने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बी धनुष रूढ़ परंपरागत तथा परमाणु आयुष सामग्री पेलोड से ले जा सकते हैं। धनुष अग्नि मिसाइल का एक रूप है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डी धनुष अर्जुन मिसाइल का एक रूप है जो लंबी से छोटी दूरी की मिसाइल है। ई एक्सोसैट एक छोटी दूरी की एंटीशिप युद्ध प्रतिपोत है। क्रूज मिसाइल है। ये देखे विकल्प है।
ए बी सी, बी केवल ए बी सी ए बी डी, सी केवल ए बी ई, डी केवल बी सी ई। से आंसर है इसका सी। धनुष प्रति मिसाइल का नोविएशन शस्त्र है। धनुष मिसाइल की छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे जहाज में छोड़ा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है और ये पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जा सकते हैं। एक्सोसेट एक फ्रांसीसी निर्मित एंटीशिप मिसाइल है। अगला प्रश्न, मिसाइली प्रणाली पर संबंध में निम्नलिखित जाते हैं। ए त्रिशूल एक लंबी दूरी की वायु से जल में मार करने वाली मिसाइल। बी अग्नि एक अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपण बैलिस्टिक मिसाइल है। सी नाग खोजी सीकर प्रौद्योगिकी युक्त एक एंटी टैंक नियंत्रित मिसाइल। डी अस्त्र एक लंबी दूरी की थल से वायु की मारक करने वाली मिसाइल। सी ब्रह्मस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक प्राथमिक क्रूज मिसाइल। इसके जो है ऑप्शन है ए बी सी, बी सी डी, सी ए बी डी, डी बी सी ई। से आंसर है इसका डी। अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एक नागा एंटी टैंक है, ब्रोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। त्रिशूल एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र भारत की पहली स्वदेश दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है जिसे दुश्मनों के विमानों को निशान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में थलाक्रमण वायुयान, परिवहन वायुयान, अभ्यासी वायुयान, पनडुब्बी। सूची सेकंड है, इसका पहला है सी 130J सुपर हरक्यूलिस, सेकंड फ्लाइट PC 7, 3 कलवारी क्लास, 4 सेफ टैक्स जुगवार। से आंसर है इसका बी। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। सूची करते हैं तैयार। ए का इसमें 4, ए का हो गया 4, बी का होगा इसमें 1, सी का होगा 2 और डी का होगा इसमें 3rd। इसका है अगला प्रश्न, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है। ए अग्नि MK2, बी नागा MK2, सी आकाश MK2, डी अमोघ। आंसर है इसका बी, नागा MK2 DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो 4 से 10 किलोमीटर दूर की रेंज वाली है। मिसाइल दिन और रात दोनों समय में भारी कवच वाले दुश्मन को टैंक को भी नष्ट करने में सक्षम है। अगला प्रश्न, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है। ए जहांगीर बाबा, बी विक्रम साराभाई, सी सतीश धवन, डी APJ अब्दुल कलाम। से आंसर है इसका डी, APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, DRDO के निम्नलिखित में से किन प्रयोगशालाओं में बहु प्रभावकारी जमीनी सुरंग MIGM के विकास में सहयोग किया गया। ए अग्नि विस्फोट एंड पर्यावरण सुरक्षा केंद्र दिल्ली और रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर। बी अग्नि विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र दिल्ली और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे। सी हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़। डी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ और रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर। से आंसर है इसका सी, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ का विकास में सहयोग किया। जो विस्फोट और बैलिस्टिक का काम करते हैं, ये दोनों प्रयोगशाला मिलकर आधुनिक माइन सुरंगों के विकास में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ए ब्रोंस, बी K-15 सागरिका, सी पृथ्वी सेकंड, डी धनुष। से आंसर इसका ए। ब्रोंस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जबकि अन्य बैलिस्टिक मिसाइल है परवलयाकार क्रूज मिसाइलें पृथ्वी की सतह से समांतर उड़ती हैं और अपने पूरे सफर के दौरान संचालित रहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सकीरे इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रडार के लिए सही है। ए यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। बी विस्तृत बैंड RF फ्रंट एंड ईट रडार की विशेषता है। सी यह ठोस अवस्था एक्टिव फेज सारे एरे फायर कंट्रोल रडार है। डी इसे विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। सही आंसर इसका ए। सक्रिय इलेक्ट्रॉन स्कैनर एंड रडार कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मॉनिटर कर सकते हैं, इसलिए इसका पहला कथन गलत है। सक्रिय इलेक्ट्रॉन स्कैनर एंड रडार एक मल्टीमोड सॉलिड स्टेट एक्टिव फेज एरे फायर कंट्रोल रडार है जिसमें स्टेबल हार्टेक जरिए विभिन्न प्रकार के फाइट क्लास के विभिन्नों के अनुकूल किया जा सकता है। DRDO द्वारा
हवाई खतरे का निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टल युक्त रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? ए आकाश NG, बी QRSAM, सी VLSRSAM, डी VSOR-RADS। से आंसर है इसका डी। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया। यह प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाली विमानों और हेलीकॉप्टर को निष्क्रिय करने के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न दो, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? ए जनरल CM मानेकश, बी जनरल MK करियप्पन, सी जनरल बिपिन रावत, डी जनरल अनिल चौहान। से आंसर है इसका सी। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थी। यह पद 2020 में भारत के तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए बनाया था। जनरल बिपिन रावत इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल DRDO द्वारा विकसित कनस्तर से प्रशासित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है? ए अस्त्र, बी आकाश, सी शौर्य, डी त्रिशूल। से आंसर इसका सी शौर्य। शौर्य का अर्थ बहादुर है। यह एक कनस्तर से प्रशिक्षित सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक सामरिक मिसाइल है। इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। इसकी परास 700 से 1900 किलोमीटर है और यह 200 से 1000 किलोमीटर पारंपरिक या परमाणु इत्र के बाहर पेलोड के ले जाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? ए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बी हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल, सी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, डी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। से आंसर है इसका डी सी। अग्नि मिसाइल भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी की परमाणु क्षमता सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले परमाणु परीक्षण कोड का क्या नाम था? ए जगाई 11, बी स्माइलिंग बुद्धा, सी प्रोजेक्ट 596, डी शक्ति 98। से आंसर इसका बी स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा MEA पदनाम पोखरण 1 भारत के 1974 में होता। पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का निर्दिष्ट कोड था। स्माइलिंग बुद्धा पहले परमाणु परीक्षण के साथ भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद विश्व की 6ठी परमाणु शक्ति बन गया, जिससे परिणाम स्वरूप बम का परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, अस्त्र मिसाइल। ए दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बी दृश्य सीमा से परे बिहाइंड विजुअल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, डी दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। से आंसर इसका बी। अस्त्र भारत की पहली स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 20 नॉटिकल मील या 3 किलोमीटर की सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, C-17 ग्लोबल मास्टर। ए वायुसेना के प्राप्त विशाल मालवाहक विमान, बी नौसेना को प्राप्त मालवाहक पोत, सी विमानवाहक पोत, डी सुपरसोनिक प्रशिक्षण। से आंसर इसका ए। C-17 ग्लोब मास्टर का एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है। यह दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है। अमेरिकी कंपनी बोइंग का यह विमान 15 सितंबर 1991 में पहली बार जमीन पर उतरा। ऑपरेशन कावेरी के दौरान सूडान में फंसे भारतीयों को निकासी अभियान के लिए वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर विमान की तैनाती की गई थी। अगला प्रश्न, नौसेना प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? ए पनडुब्बी से, बी जहाज से, सी पदोन्नति, डी मिसाइल से। यानी इसका ए पनडुब्बी। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75P स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी स्वदेशी में संबंधित। इस प्रोजेक्ट के तहत इन पनडुब्बियों का निर्माण माझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड मुंबई फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न, ब्रह्मोस मिसाइल का विकसित करने वाली मेमर्स ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम है। भारत तथा की है, चीन की, बी USA की, सी जापान की, डी रूस की। से आंसर है इसका डी रूस की। भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह है मेघ 2.8 ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। इस गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? ए प्रलय, बी आकाश, सी रुद्रम, डी अस्त्र। से आंसर इसका ए प्रलय। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है और इसे विशेष रूप से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है।
पढ़ने में चली कि हमारी क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, जिससे अपने लक्ष्य पर सटीकता से प्रहार करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है परसेंट, इसे हाल ही में सेना में शामिल किया गया था। एक है हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, डी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। से आंसर इसका ए परसेंट। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। यह दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ का वैमानिक विकास प्रतिष्ठान स्थित है। ए बेंगलुरु में, बी पुणे में, सी अहमदनगर में, डी गांधीनगर में। से आंसर है इसका ए बेंगलुरु में। डीआरडीओ का वैमानिक विकास प्रतिष्ठान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न, रडार का पूर्ण रूप क्या है? ए रेडियो डिटेक्शन एंड एजिंग, बी रेडियो एडवांस एम्प्लाइंस फॉर रेंजिंग, सी रेंज डिटेक्शन एम्प्लाइंड फॉर एरोप्लेन्स रेंज, डी रेडियो एडवांस एरोप्लेन्स रेंजिंग। से आंसर इसका ए। रडार एक ऐसी प्रणाली है जो रेडियो तरंगे का उपयोग करके वस्तु जैसे विमान, जहाज या वर्षा की दूरी, कोण या गति का पता लगाती है। तकनीकी मुख्य रूप से रक्षा, विमानन और मौसम विज्ञान में उपयोग की जा सकती है। रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।